अगर पात्रता परीक्षा ही इस देश में जरूरी है तो सबसे पहले एक परीक्षा होनी चाहिए नेताओं के लिए, एलईटी परीक्षा, लीडरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप जरा बताइए कितने नेता हैं जो लीडरशिप की एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर हमारे लिए कानून लाते हैं। हमको आप कहते हैं कि आप बीएड होंगे, आप टेट होंगे तो मास्टर बनेंगे और आप देश के संविधान निर्माता बनेंगे, संसद की कुर्सी पर बैठेंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे और आप अंगूठा टेक रहेंगे तब भी आप मंत्री बन जाएंगे। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तब भी आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप राज्यसभा से आएंगे, आप कहां से आएंगे, आपके लिए कोई कानून सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की तैयारी है। मोदी जी चाहते हैं कि पढ़े वही जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, जो हमारा वोट बैंक है, जो 5 किलो राशन पे बिकने वाला है, जो 10,000 रुपए दे देने पर हमको वोट दे देने वाला है। इन तरह की योजनाओं को फॉलो वही कर पाएगा जो नहीं पढ़ा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नीति और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूं और यहाँ पे भारी संख्या में शिक्षक लोग आए हुए हैं। इनके लोगों से जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। जैसा कि आप सभी लोग ने आपको बताया कि आरटी एक्ट के तहत टेट की अनिवार्यता हम लोगों पर बाध्य की गई है। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि अगर पात्रता परीक्षा ही इस देश में जरूरी है तो सबसे पहले एक परीक्षा होनी चाहिए नेताओं के लिए, एलईटी परीक्षा, लीडरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप जरा बताइए कितने नेता हैं जो लीडरशिप की एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर पाएंगे। दूसरी चीज, आप हमारे लिए कानून लाते हैं। हमको आप कहते हैं कि आप बीएड होंगे, आप टेट होंगे तो मास्टर बनेंगे और आप देश के संविधान निर्माता बनेंगे, संसद की कुर्सी पर बैठेंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे और आप अंगूठा टेक रहेंगे तब भी आप मंत्री बन जाएंगे। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तब भी आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप राज्यसभा से आएंगे, आप कहां से आएंगे, आपके लिए कोई कानून नहीं है। अभी हमारे एक बंधु ने कहा कि अन्ना हजारे जी ने राइट टू रिकॉल ले आया था। जब उनको लागू करने की बात हुई उस समय पर सरकार ने कहा कि बहुत बड़ा एक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि जब कोई खेल शुरू होता है तो उसके पहले ही खेल के मानदंड और नियम बनाए जाते हैं, उसके बाद खिलाड़ी उस खेल को खेलते हैं। क्या क्रिकेट के खेल को खेलते समय या किसी भी खेल को खेलते समय बीच से नियम बना दिया जाए कि आपने आधा खेल खेल लिया, चलो अब बैट से लगने पर ही 6 रन मान लिया जाएगा? तो क्या ऐसे कंडीशन में दोनों टीमों के साथ न्याय हो पाएगा? कतई नहीं। जो शिक्षक साथी इस कानून के लागू होने के पहले शिक्षक की नियुक्ति में आ चुके हैं और आपको पता होगा कि यह जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, मैं इस अधिनियम और शिक्षा के अधिकार को से कहीं हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि देश के लोगों को, गरीब जनता को, गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मैं तो इस सरकार को कहता हूं कि सरकार को स्वयं पर विचार करना चाहिए। उसको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम 47 से लेकर 2025 में आ गए और 2010 में हम यह सोच पाए कि शिक्षा सब देश के निवासियों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। यह तो शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो शुरू से ही सबके लिए अनिवार्य व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। अभी भाई ने हमारे कहा कि जब पेंशन की बात आती है तो आप अपना एक मेज ठोक लेते हैं और कहते हैं कि अब कि हमारा पेंशन इतना लाख हो गया, हमारा वेतन बढ़ेगा, इतना हो गया। कर्मचारी का 3% डीए बढ़ता है तो आप लोग अखबार में देखते होंगे, लगता है कि 2,556 करोड़ रुपए का बोझ और अपना वेतन 2 लाख से 5 लाख कर लेंगे, पता चलेगा तब कोई बोझ नहीं पड़ेगा। कर्मचारी का वेतन 2,000 बढ़ेगा तो 5,000 करोड़ का बोझ बढ़ जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की तैयारी है सरकार। जो मोदी जी, आपने कहा भी, आपने प्रश्न पूछा कि मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी चाहते हैं कि पढ़े वही जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, जो हमारा वोट बैंक है, जो 5 किलो राशन पे बिकने वाला है, जो 10,000 रुपए दे देने पर हमको वोट दे देने वाला है। इन तरह की योजनाओं को फॉलो वही कर पाएगा जो नहीं पढ़ा रहेगा। मोदी जी तो कहते हैं वो गरीबों की सरकार है, तो गरीब सारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छी बात आपने यही कही। मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार है, सरकार गरीब ही बनाता है। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि हम आपको ऐसे बांध के रखेंगे, आपको पढ़ाई से ऐसा वंचित कर देंगे कि आपके अंदर विवेक ही नहीं पैदा होने देंगे। आप गरीब बने रहेंगे, 5 किलो राशन खाएंगे और आप हमारी सरकार बनाएंगे। इसीलिए वो गरीबों की सरकार है और ऐसी व्यवस्था जब तक मोदी जी बना के रखेंगे तब तक गरीब उनका सरकार बनाते रहेंगे। यह गरीबों को सोचना चाहिए। और स्थिति क्या है, परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कौन है? गांव का वह बच्चा जो खेत में बकरी चराने जाता है, जिसकी माँ वो खेत में धान काटने जाती है, जिसका बच्चा जो है मजदूरी करता है, जो जाके सब्जी बेचने का कार्य करता है,
उसके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने आते हैं और उन्हीं बच्चों को पढ़ाई से वंचित किया जाता है ताकि वो सब्जी बेचता रहे, ताकि वो चाय की दुकान पर जाके बर्तन धोता रहे, वो अपना जाकर के दुकानों में काम करता रहे, खेतों में काम करता रहे। न वो पढ़ेगा, न उसके अंदर इस तरह का सेंस डेवलप होगा और न वो विचार कर पाएगा कि लोकतंत्र में हमारे वोट की अहमियत क्या है। बता दिया जाता है, एक सिनेरियो पैदा कर दिया जाता है, एक माहौल पैदा कर दिया जाता है कि अब की बार मोदी सरकार कैसे बनेगी। जिताबी तो आप लोग ही रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की वोट की कीमत एक बराबर होती है। लोकतंत्र में चाहे गुरहु हो, चाहे मोदी जी स्वयं हो, सबके वोट की कीमत एक बराबर है। और यही व्यवस्था बनी हुई है। वोट बैंक गाँव में है, वोट बैंक उन गरीब तबकों में है, लेकिन गरीब तबके को विवेकशील नहीं बनने देना है। वह गरीब तबका जिस दिन अपने अधिकारों को लेकर जाग जाएगा, जिस दिन गरीब तबका ये समझ जाएगा कि हमारे वोटों से सरकार बनती है और हमको 5 किलो राशन खिलाकर हमारे मुद्दों को भटका दिया जाता है, उस दिन मोदी जी नहीं, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश का कोई भी नेता जो अपने को गरीबों का मसीहा कहता है, वो कतई आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी सरकार नहीं बनेगी। आप स्वयं विचार करके देख लें, नेता आते हैं, समाजसेवी आते हैं, एनजीओ आते हैं, कहते हैं कि हम गरीबी उन्मूलन करेंगे, हम गरीबों के अंदर एकता का संचार करेंगे, हम गरीबों को के अंदर से गरीबी मिटाएंगे। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि गरीबों की गरीबी मिटाते मिटाते वो एनजीओ जो आपके बीच में पैदल आते हैं, कार से आते हैं, वो अरबपति बन जाते हैं, वो करोड़पति बन जाते हैं। आखिर ये कौन सा फार्मूला वो अपनाते हैं कि गरीब गरीब रह जाता है और एनजीओ के लोग और ऐसे लोग जो समाज सेवा करने आते हैं वो अरबपति करोड़पति बन करके और कार में आते हैं, उसके बाद बड़े बड़े जहाजों में घूमने लगते हैं। चलिए, आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो आगे का स्टेप आप लोगों का क्या होगा? अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुनी तो यह आंदोलन और यह प्रक्रिया अनवरत आगे चलती रहेगी। आगे संसद के जो सत्र चलेंगे, उन सत्रों में हम लोग संसद भवन को भी घेरने का कार्य एकदम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। हम सरकार के विरोध में कहीं नहीं है, सरकार की अच्छे कार्यों के लिए हम उसके समर्थन में है, लेकिन खेल के बीच में खेल का नियम बदलना। और उदाहरण के तौर पे कहा जाए, कोई बच्चा अगर किसी समय नीट की परीक्षा पास किया है तो वो एमबीबीएस करता है। अगर वो बच्चा 10 साल डॉक्टरी कर लेगा, उससे कह दीजिए कि नीट की पात्रता परीक्षा पास कर लो, या वो डॉक्टरी की पात्रता परीक्षा पास कर ले। जो कलेक्टर साहब लोग बैठ के नियम बनाते हैं, उन्हीं कलेक्टर साहब से कह दीजिए कि यार आईएएस की परीक्षा 20 साल बाद पास कर लीजिए। क्या 55 साल का व्यक्ति जिसकी सारी ऊर्जा अपने तीसरे पीढ़ी तक चली गई है, क्या वह व्यक्ति 55 साल की उम्र में पढ़ाई करके और पुनः टेट की परीक्षा पास करेगा? मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि हम टेट पास नहीं कर सकते हैं, मैं 7 बार टेट पास किया हूँ, लेकिन यह हमारे वर्ग और हमारे शिक्षक साथियों के साथ, हमारे बड़े संवर्ग के साथ यह अन्याय हो रहा है। और यहाँ टेट पास होना, टेट न पास होना, यह कोई विषय ही नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि खेल के बीच में खेल का नियम बदलना। और ऐसे अगर आज हम सरकारों के साथ बच के लड़ाई लड़ेंगे तो कल को सरकारें हमारे बीच में और विभेद पैदा करेंगी। कल वो बीच में एक और रास्ता खींच देंगी कि आज हमने 2 टुकड़े में बांट दिया, टेट पास, नॉन टेट पास, और उसके बाद एक अंकों का विभाजन करेंगी। हम कहीं से भी इसमें बटने वाले नहीं है। हम आज चाहे नियुक्त हुए हो, चाहे हमारा शिक्षक जो सेवानिवृत्त होने वाला हो, जिसकी सेवा 5 वर्ष से कम बच गई हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, उनके मार्गदर्शन में अपनी युवा शक्ति का प्रयोग करेंगे और सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ सरकार को अगर बदलने की जरूरत पड़ेगी तो हम उस स्तर पर भी सरकार को बदलने का कार्य भी करेंगे।